जब पाकिस्तानी फौज ने 94 हिंदुओं पर नरसंहार किया, पहले पहचान पत्र देने के नाम पर बुलाया स्कूल और फिर 2 बार आर्मी आई। जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे कृत्य के बारे में, एक ऐसी कहानी के बारे में जिसे जानकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। आज हम दोहराएंगे एक ऐसा युद्ध जिसे सुनकर शायद आपकी भी रूह कांप जाएगी। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ बांग्लादेश के बारे में, जहाँ पर 1971 के समय में जब बांग्लादेशियों ने यानी कि पाकिस्तानियों ने अपने जो नरसंहार था उसका पूरा यानी कि अपनी पूरी जोर पुर लगाकर लोगों पर, खासकर हिंदुओं पर अत्याचार किया था, जहां पर उन्होंने हिंदुओं के साथ अत्याचार किया ही था और हिंदू महिलाओं के साथ दुष्कर्म भी किया था। ऐसी जो घटना है वो मैं आपको बताऊंगी तो आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। हालांकि ये जो पूरा घटना है ये पूरा घटनाक्रम 1971 से लेकर अभी तक का है। मैं आपको बताऊंगी कि आखिर बांग्लादेश के वो रजाकर कौन थे जिन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया, और रजाकर आज के समय में वहां पर गाली शब्द के नाम से जाना जाता है। चलिए शुरू करेंगे शुरुआत से। हत्या, युद्ध, मौतें, ये तीनों चीजें सदा से इंसानी इतिहास का हिस्सा रही हैं, लेकिन युद्धों के भी अपने नियम होते हैं। आप पीठ पर गोली नहीं मारते, शांति का झंडा लहराकर गोली नहीं चला सकते। पश्चिम के विचारक एलन वॉट्स का ये कहना है कि ऐसा सिर्फ तब होता है जब युद्ध पैसे या फिर जमीन जैसे चीजों के लालच में लड़ा जाता है। हमला करने वाला ध्यान रखता है कि जिन चीजों के लालच में वो युद्ध कर रहा है उन्हें ही पूरी तरह से नष्ट ना कर दिया जाए, जबकि आदर्शों और विचारधाराओं के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाइयां सबसे विध्वंसक लड़ाइयां होती हैं। ये किस्सा एक ऐसे ही युद्ध का है। 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति के लिए एक युद्ध लड़ा गया। पाकिस्तान की जमीन, उसे रक्षा करने का हक था। कोई और देश होता तो भी विद्रोहियों को रोकने की कोशिश करता, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने यहाँ पर हदें पार कर दी। क्या कुछ हुआ ये हम आप शुरू से जानेंगे। ये बात है 26 मई 1971 की। 26 मार्च को शुरू हुआ ऑपरेशन सर्च लाइट अपने अंतिम चरण में था। जनरल टिक्का खान का आदेश था, हमने जमीन चाहिए और लोग नहीं। हुक्म की तामील करते हुए पाकिस्तानी फौज ने लाखों बंगालियों को मार डाला, वो सभी लोग जो पाकिस्तान की मुखालफत करते थे। फौज की मदद करने में जनता का एक धड़ा भी शामिल था, बता दें जिन्हें रजाकर कहा जाता था। जिसके अलावा एक और धड़ा था जो जमात-ए-इस्लामी नाम के एक कट्टर धार्मिक संगठन के सदस्यों से मिलकर बना था, और इस धड़े का नाम यूं तो नागरिक शांति कमेटी रखा गया था, लेकिन काम ये एकदम इसका उल्टा करते थे। 26 मई की उस काली तारीख को बुरुंगा गांव के लोगों को इसका एहसास हुआ जब पाकिस्तानी फौज पहली बार उनके गांव पर पहुंची थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर बुरुंगा में ऐसा क्या हुआ, तो अब हम ये जानेंगे कि बुरुंगा में क्या हुआ। बुरुंगा बांग्लादेश के सिलहट डिवीजन का एक गांव है। यहाँ के बाशिंदे कई रोज से मारकाट की खबरें सुन रहे थे। जब खबर फैली कि फौज उनके गांव में छापा मार सकती है, पूरे गांव में खौफ पसर गया। गांव वाले गुट बनाकर इंजाद अली से मिलने गए, और इंजाद गांव की एक यूनियन के अध्यक्ष थे। बता दें कि 25 की दोपहर इंजाद अली जाकर सैफुद्दीन मास्टर से मिले, और सैफुद्दीन गांव में बनाई गई शांति कमेटी की इकाई के लीडर थे। दोनों ने मिलकर गांव में एक घोषणा करवाई, अगली रोज सब लोग गांव के हाई स्कूल में एकत्रित होंगे। बताया गया कि वहां हर गांव वाले को एक आइडेंटिटी कार्ड भी मिलेगा, और जिसके पास आइडेंटिटी कार्ड होगा सेना उसे कुछ नहीं करेगी। ये घोषणा सुनकर लोगों को तसल्ली हुई, सब अपने अपने घर लौट गए। अगली रोज सुबह ठीक 8 बजे सब गांव वाले स्कूल पहुंचे। 1000 की भीड़ में हिंदू भी वहां पर शामिल थे और मुसलमान भी शामिल थे। शांति कमेटी के लीडर ने लिस्ट बनानी शुरू की। सब कुछ शांति से चल रहा था, तभी 9 बजे धूल का एक गुब्बार उठना शुरू हुआ। पाकिस्तानी फौज की जीपें गांव में एंटर कर चुकी थी। साथ में ही वहां पर अब्दुल अहद चौधरी रजाकर टुकड़ी का कमांडर और अब्दुल खालेक
खालिक गांव का ही एक डॉक्टर था। आर्मी के आते ही माहौल संगीन हो गया। बता दें कि खालिक जीप से उतरकर सीधे सैफुद्दीन मास्टर के पास पहुंचा। सैफुद्दीन के हाथ में एक लिस्ट थी जिसमें गांव वालों के नाम लिखे हुए थे। डॉक्टर खालिक ने लिस्ट ली और उसे क्रॉस चेक करने लगा और इसके बाद उसने आर्मी को इशारा किया। आर्मी पूरे गांव में फैल गई। घर घर जाकर उन्होंने उन लोगों को इकट्ठा किया जो स्कूल नहीं पहुंचे थे। इसके बाद गांव के तमाम लोगों को स्कूल के ग्राउंड में लाइन लगाकर खड़ा किया गया। लिस्ट में देखकर हिंदू और मुसलमानों की अलग लाइन बनाई गई। मुसलमानों को क्लासरूमों में ले जाया गया जबकि हिंदुओं को स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाया गया। कमांडर अब्दुल अहद चौधरी ने सभी से जेवरात और पैसे एक जगह इकट्ठा करने को कहा। इसके बाद मुसलमानों को कलमा पढ़ने को कहा गया। आखिर में उनसे पाकिस्तान का नेशनल एंथम गाने को कहा गया और उन्हें घर भेज दिया गया। ढाका के पत्रकार साहिदुल हसन खोकोन ने इस घटना पर एक रिपोर्ट भी बनाई थी। साहिदुल लिखते हैं कि रजाकारों के लीडर ने 10 से 12 लोगों को बाजार भेजा रस्सी लाने के लिए और इस रस्सी से प्रिंसिपल ऑफिस में मौजूद लोगों को बांध दिया गया। इसके साथ ही यहाँ पर जो कि प्रीति रंजन चौधरी स्कूल की जो टीचर हुआ करती थी उन्होंने भी ये सारी चीजें बताई थी। साहिदुल से बात करते हुए वो कहते हैं कि मुझे 8 बजे स्कूल पहुंचना था लेकिन मैं लेट हो गया। जब पहुंचा तो मैंने देखा कि ऑफिस में लोग बंधे हुए थे। फौज ने मुझे देखा तो वो मुझे भी ऑफिस ले गए और ऑफिस में एक खिड़की का कांच टूटा हुआ था। मुझे पता था कि अगर जान बचानी है तो मुझे यहाँ से किसी भी तरह निकलना होगा। मैंने टूटे हुए कांच से हाथ डालकर उसे खोला और वहां से बाहर छलांग लगा दी। कुछ और लोग भी मेरे पीछे कूदे लेकिन जो कि भाग नहीं पाए और उन्हें एक बार फिर ग्राउंड में खड़ा किया गया और शुरू हुई गोलियों की बौछार। इस घटना में जिंदा बच निकले एक और व्यक्ति श्रीनिवास चक्रवर्ती साहिदुल को बताते हैं कि उन्होंने मजलूम लोगों पर मशीन गन से गोलियां चलाई और उनके हाथ बंधे हुए थे। हर तरफ खून ही खून था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। एक गोली मेरे बाएं हाथ को भी लगी। मैं जमीन पर गिर गया और मरने का बहाना करने लगा। गोलियां चलाने के बाद वो लोग वहां से चले गए लेकिन कुछ देर बाद वो लोग और गिरे हुए लोगों पर कैरोसिन डालकर वहां पर आग लगाने आ गए और उन्होंने आग लगा दी। उनके जाने के बाद कुछ लोग जो जख्मी मगर जिंदा थे उठकर खड़े हुए। ये देखकर पाकिस्तानी फौज एक बार फिर से आई और एक बार फिर से उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दिया और मुझे भी पीठ पर गोली लगी लेकिन किस्मत से मेरी जान बच गई। आर्मी लौट गई। मुझे कुछ गांव वालों की आवाज आई। मैंने देखा कि जख्मी लोग पानी के लिए करहार रहे हैं। तभी स्कूल की बाल्टी में पानी रखा हुआ था और मेरे पिता जख्मी हालत में ही खड़े हुए और उन्होंने लोगों को पानी पिलाने की कोशिश की। मेरे पिता और मेरे भाई की जान नहीं बच पाई। अब आपको बता देते हैं कि इस नरसंहार के बाद भी रजाकारों और पाकिस्तानी फौज का तांडव शांत नहीं हुआ। पूरे गांव में घूमकर उन्होंने घरों और उनके घरों के अंदर जो लड़कियां थी, जो महिलाएं थी, उनको लूटा और फिर उसमें आग लगा दी। बता दें कि सिलहट की जिला अदालत में काम करने वाले राम रंजन चौधरी भट्टाचार्य बीमार थे। एक फौजी ने उनसे अपने बिस्तर से उठकर भागने को कहा। जैसे ही राम रंजन मुड़े उनकी पीठ पर गोली मार दी गई। इस नरसंहार को अंजाम देने के बाद अगले ही रोज सेना फिर से आई और अब की बार सबूत मिटाने यानी कि इंजाद अली ने कुछ मजदूरों का इंतजाम किया और जली हुई लाशों को बुरुंगा हाई स्कूल के पीछे ही एक गड्ढा खोदकर दफना दिया गया। ये घटना इतिहास में खोकर रह जाती है लेकिन कुछ लोग जो जिंदा भागने में सफल रहे, युद्ध के बारे में उन्होंने ये पूरी कहानी बताई। उनके अनुसार इस नरसंहार में कुल 94 लोग मारे गए थे जबकि सरकारी आंकड़ा 78 का है और बांग्लादेश के गठन के बाद साल 1984 में सरकार ने इस घटना स्थल को ईंट की दीवार से पाट दिया था यानी कि उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। बाद में इस जगह पर मारे गए लोगों की याद में एकल स्मारक का निर्माण हुआ। रजाकारों का क्या हुआ ये भी जान लीजिए। साल 2010 में बांग्लादेश सरकार ने एक कमीशन बनाया है। पिछले साल यानी कि 2022 में इस कमीशन ने बंगालियों के नरसंहार के आरोप में 6 लोगों को मौत की सजा सुना दी थी और ये सब कुछ रजाकार संगठन से जुड़े हुए थे। रजाकार शब्द का यूं तो मतलब स्वयं सेवी होता है लेकिन बांग्लादेश में इसके क्या मायने हैं, इसके किस्से जो हैं वो समझने की जरूरत है। वो मैं आपको बताऊंगी कि साल 1972 में संयुक्त राष्ट्र में एक गजब का नजारा देखने को मिला। आमने सामने थे दो देश जो कल तक एक थे। ये उस दौर से पहले की बात थी जब देशों के लिए बाप बेटे जैसे विशेषण इस्तेमाल नहीं होते थे।
फिर भी उस रोज दो देशों की लड़ाइयां असल में माँ बेटी की लड़ाई में बदल गई थी। बांग्लादेश यूएन से सदस्यता की मांग कर रहा था तो वहीं पाकिस्तान इसके खिलाफ था। पाकिस्तान की तरफ से डेलीगेशन को लीड कर रहे थे त्रिवेद रॉय, जो कि कुछ महीने पहले तक चटगांव की एक कबीलाई जनजाति चकमा के राजा हुआ करते थे। युद्ध के दौरान उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान का साथ दिया। नतीजतन युद्ध के बाद उन्हें भागकर वहां पर शरण लेनी पड़ी और इस वफादारी के इनाम में जुल्फिकार अली भुट्टो ने उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ डेलीगेशन का लीडर बनाकर यूएन भेज दिया। बांग्लादेश के नीति निर्माता मुजीब उर रहमान भी कम न थे। उन्होंने बांग्लादेश की तरफ से बिनीता रॉय को भेज दिया, जो कि चकमा राजमाता और त्रिदेव रॉय की मां थी। अब इस लड़ाई में जीत मां की हुई। बांग्लादेश को यूएन की सदस्यता मिली और त्रिदेव को लौटना पड़ा। हालांकि पाकिस्तान में उन्हें कैबिनेट मंत्री का पद मिला, लेकिन त्रिदेव की इस गद्दारी को बांग्लादेश भूला नहीं। उन्होंने बंगालियों के नरसंहार की दोषी के रूप में याद किया गया और एक नाम उनके साथ हमेशा के लिए जोड़ दिया गया। बांग्लादेश में जिसे गाली माना जाता है वो कहलाता है रजाकार। यानी कि रजाकार इतना खतरनाक साबित हुआ जहां पर हिंदुओं को जीने के लिए भी कोई भी उम्मीद नहीं छोड़ी और रजाकार ने नरसंहार को इस तरीके से अंजाम दिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं का नामो निशान मिटाने की पूरी कोशिश की गई। भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण के बाद पूर्वी और पश्चिमी हिस्से न केवल भौगोलिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी अलग हो गए। पश्चिम के अधिकारियों ने पूर्व में बंगाली मुसलमानों को अत्यधिक बंगाल और इस्लाम के उनके अनुप्रयोग को हीन और अशुद्ध के रूप में देखा और इसने उन्हें अविश्वसनीय बना दिया। इस हद तक पश्चिम में बंगालियों को जबरन सांस्कृतिक रूप से आत्मसात करने की रणनीति शुरू कर दी गई। पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली मुख्यतः मुस्लिम थे, लेकिन उनकी संख्या में महत्वपूर्ण हिंदू अल्पसंख्यक शामिल थे। बहुत कम लोग उर्दू बोलते थे, जिसे 1948 में पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था। अब अपना विरोध व्यक्त करने के लिए पूर्वी पाकिस्तान में कार्यकर्ताओं ने बंगाली भाषा आंदोलन की स्थापना की। इससे पहले 1949 में अन्य कार्यकर्ताओं ने पश्चिमी पाकिस्तान में सत्तारूढ़ मुस्लिम लीग के विकल्प के रूप में आवामी लीग की स्थापना की थी और अगले 1.5 दशक में बंगाली धीरे धीरे पाकिस्तान में शक्ति संतुलन से निराश हो गए, जो कि इस समय के दौरान सैन्य शासन के अधीन था। अंततः कुछ लोगों ने अलगाव का आह्वान करना शुरू कर दिया और 1960 के दशक के अंत तक यह धारणा उभर गई थी कि पूर्वी पाकिस्तान के लोग दोयम दर्जे के नागरिक हैं और इससे कोई भी मदद नहीं मिली कि पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल A.A.K. नियाजी ने पूर्वी पाकिस्तान को निचले झूठ बोलने वाले लोगों की निचली भूमि कहा और इसके बाद कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो कि गलत हो सकता था। पश्चिमी पाकिस्तान में भी सैन्य शासन का विरोध हुआ था। आखिरकार सेना झुकी और दिसंबर 1970 में पहली बार चुनाव हुए। कई लोगों को आश्चर्य हुआ। शेख मुजीबुर रहमान की अध्यक्षता वाली पूर्वी पाकिस्तान की आवामी लीग ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया। पश्चिमी पाकिस्तानी प्रतिष्ठान परिणामों से नाखुश था। चुनाव के बाद ढाका में एक जनरल ने यह कहा कि चिंता मत करो, हम इन काले कमीनों को अपने ऊपर शासन नहीं करने देंगे और जल्द ही राष्ट्रपति आवाहन यानी कि यहा खान ने आवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया और पूर्वी पाकिस्तान में मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया। बंगाली राष्ट्रवाद को कुचलने के लक्ष्य के साथ पाकिस्तानी सेना ने 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। एरिक हेंज के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने बंगाली मुसलमानों और हिंदुओं दोनों को निशाना बनाया। आगामी 1971 के बांग्लादेश नरसंहार में सेना ने 30 लाख लोगों की मौत की खबरें बताई थी। वहीं 10 लाख शरणार्थी पैदा हुए जो कि भारत भाग गए और पूर्वी पाकिस्तान में 30 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए। इसके साथ ही रौनक जहां ने पाकिस्तान सेना में नस्लवाद के तत्वों का आरोप लगाया। उनका ये कहना था कि वे बंगालियों को नस्लीय रूप से हीन, एक गैर लड़ाकू और शारीरिक रूप से कमजोर जाति मानते हैं और उन्होंने सेना पर संगठित दुष्कर्म को युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। राजनीतिक वैज्ञानिक आरजे रोमेल के अनुसार
पाकिस्तानी सेना बंगालियों को अमानवीय के रूप में देखती थी और हिंदुओं को नाजियों के लिए यहूदियों के रूप में देखती थी। वही मैल और कीड़े मकोड़े जिसे नष्ट कर देना ही सबसे अच्छा होता है। इस नस्लवाद को तब व्यक्त किया गया था कि बंगाली हीन होने के कारण जबरन गर्भ धारण के माध्यम से अपने जीन पूल को ठीक कर लेंगे। वही वैलेन मार्टिन लुकास ने दुष्कर्मों को जातीय रूप से प्रेरित बताया था। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना और रजाकर अर्धसैनिक बल के सदस्यों ने नरसंहार दुष्कर्म के एक व्यवस्थित अभियान में 2 लाख से 4 लाख बंगाली महिलाओं और लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया। बताते चलें कि पाकिस्तानी सेना और उसके सहयोगियों की जो दुष्कर्म पीड़ितों में से अधिकांश हिंदू महिलाएं थीं और इनमें से कुछ महिलाओं की कैद में ही मौत हो गई या उन्हें आत्महत्या कर ली गई। बता देते हैं कि जबकि अन्य बांग्लादेश से भारत महिला जो थी वो आ गई थी और इमामों और मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने महिलाओं को युद्ध लूट घोषित कर दिया। इस्लामिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर भी महिलाओं के दुष्कर्म और अपहरण में शामिल होने का यहाँ पर आरोप लगाया गया है। बता दें कि पाकिस्तानी अभिजात वर्ग का मानना था कि विद्रोह के पीछे हिंदू थे और जैसे ही हिंदू समस्या का समाधान होगा संघर्ष सुलझ जाएगा। पाकिस्तानियों के लिए हिंदुओं के खिलाफ हिंसा एक रणनीतिक नीति थी और इसके साथ ही मुस्लिम पाकिस्तानी पुरुषों का ये मानना था कि राष्ट्रीय अस्वस्थता को ठीक करने के लिए हिंदू महिलाओं का बलिदान आवश्यक था। वास्तविक साक्ष्यों से ये पता चलता है कि इमामों और मुल्लाओं ने पाकिस्तानी सेना द्वारा दिए गए दुष्कर्म का समर्थन किया और महिलाओं को युद्ध में लूट का माल घोषित करने वाले फतवे जारी कर दिए। युद्ध के दौरान पश्चिमी पाकिस्तान के एक फतवे में ये कहा गया था कि बंगाली हिंदुओं से ली गई महिलाओं को युद्ध लूट माना जा सकता है। उन दुष्कर्मों के कारण स्पष्ट रूप से हजारों गर्भधारण, युद्ध शिशुओं का जन्म, गर्भपात, शिशु हत्या, आत्महत्या और पीड़ितों का बहिष्कार हुआ। इसे अक्सर युद्धकालीन यौन हिंसा की सबसे गंभीर घटनाओं में से एक माना जाता है। दिसंबर 1971 में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण और रजाकार मिलिशिया का समर्थन करने के बाद अत्याचार समाप्त हो गए और युद्ध के दौरान बंगाली राष्ट्रवादियों ने भी जातीय बिहारी मुस्लिम महिलाओं के साथ बड़े पैमाने पर दुष्कर्म किया क्योंकि बिहारी मुस्लिम समुदाय ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। यास्मीन सैकिया एक विद्वान को बांग्लादेश में बार बार सूचित किया गया कि युद्ध के दौरान पाकिस्तानी, बंगाली और बिहारी पुरुषों ने हिंदू महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। 2009 में 1971 की घटनाओं के लगभग 40 साल बाद बांग्लादेश के युद्ध अपराध तथ्य खोज समिति द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में 1597 लोगों पर दुष्कर्म सहित युद्ध अपराधों का आरोप लगाया गया था। 2010 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने संघर्ष के दौरान उनके कार्यों के लिए कई लोगों को दोषी ठहराया, मुकदमा चलाया और आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा सुनाई। दुष्कर्म पीड़ितों की कहानियां फिल्मों और साहित्य में काफी ज्यादा बताई गई हैं और कला में चित्रित की गई हैं। वीरांगना शब्द पहली बार 1971 में शेख मुजीबुर रहमान द्वारा बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान दुष्कर्म के पीड़ितों को संदर्भित करने के लिए पेश किया गया था ताकि उन्हें समाज द्वारा बहिष्कृत होने से रोका जा सके। 1972 से युद्ध के दौरान दुष्कर्म की शिकार पीड़ितों को बांग्लादेश सरकार द्वारा वीरांगोरा या फिर युद्ध नायिकाओं के रूप में मान्यता दी गई। वीरांगना शब्द जो था वो 1971 से शुरू हुआ था जहां पर महिलाओं ने अपनी हक की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया था। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे बांग्लादेश में पाकिस्तानी फौज ने किस तरीके से हिंदुओं पर दुष्कर्म और हिंदुओं की जो लोग थे उन पर किस तरीके से उन्हें पीड़ित लोगों के साथ किस तरीके से उन्हें मारा या फिर उनके साथ जबरदस्ती की, ये सारी चीज़, ये सारा घटनाक्रम आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। क्योंकि बांग्लादेश में रजाकारों, बस ये नाम ही काफ़ी होता है जब लोगों की शायद रूह कांप जाती होगी कि किस तरीके से हिंदू जो बांग्लादेशी थे, जहाँ पर जितने भी हिंदू लोग रहते थे बांग्लादेश में, उनके साथ किस तरीके से उन्होंने अत्याचार किया, उन्हें मारने की कोशिश की गई। हालांकि अब ये जो वीडियो है इसके ऊपर एक फिल्म भी दर्शाई गई है। रजाकारों की एक फिल्म है जो हाल ही में रिलीज हुई है।
उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें ये सारी सच्चाई बताई गई है कि किस तरीके से बांग्लादेश में रजाकारों के ऊपर अत्याचार हुआ है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया है, चाहे वो बड़ी हो छोटी हो, महिलाओं को किस तरीके से कीड़े मकोड़ों की तरह वहाँ पर रखा गया। ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको बड़ी ही यानी कि डीपली तरीके से आपको बताई गई हैं। तो उस फिल्म को ज़रूर देखें और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि आपको पता चले कि बांग्लादेश में आखिर ऐसा क्या हुआ था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें।